गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 69। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं और डेट है 24 दिसंबर। यूरोप में राष्ट्रवाद पुनरावृत्ति। तो बच्चों ये वाली जो वर्कशीट है ना, इसमें आपका ऑलमोस्ट ये वाला पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दीर्घ प्रश्न है 3 और 5 अंक वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो मैंने इस तरीके से लिखा है इन क्वेश्चंस को ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाए, क्योंकि हम पहले वर्कशीट में कर चुके हैं। तो 10 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट और 3 से 5 अंक वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आ ही जाएंगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी। मतलब एक सामूहिक पहचान उन लोगों के अंदर डेवलप हो गई थी कि हाँ भाई, हम फ्रांस के नागरिक हैं और हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये कैसे हुआ था, तो पहले खुद माइंड में पॉइंट सोचेंगे कि आपको चैप्टर के कितने पॉइंट्स याद हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बच्चा ध्यान से समझते हुए बिल्कुल एक एक वर्ड को पढ़ते हुए आप लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब आपका टाइम आ ही गया है कि आपको अच्छे से याद करना है। वो कहते हैं ना, एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले वाला वो टाइम होता है, बिल्कुल हमें सब कुछ अच्छे से पढ़ना होता है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा मतलब बड़ा क्या मतलब प्रॉपर 3 से 5 नंबर का ही लिखा है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा की। कैसे? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक भावना पैदा करने के लिए क्या किया? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया। यानी कि वो नागरिक कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब अपने आप को एक पूरे उससे रिलेट कर रहे थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया। नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। फ्रेंच को राष्ट्र की एक साझा भाषा बनाया गया। तो ये इन सब ने एक सामूहिक पहचान को क्रिएट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो देखो यहाँ पर 1804 की नागरिक संहिता को लागू किया गया। आपको पता है ना, जब हमने पढ़ा था तो खुद नेपोलियन ने ये कहा था कि भाई मेरा जो मैंने युद्ध लड़े हैं ना, वो इतने मतलब मायने नहीं रखते, बल्कि जो मेरा सबसे मेन काम है वो ये है कि जो मैंने 1804 की नागरिक संहिता लागू की है, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑलमोस्ट इक्वलिटी का अधिकार दे दिया था लोगों को, जिसके तहत जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जन्म के, यानी कि भाई आप राजा के बच्चे हो या बहुत अमीर के बच्चे हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि मेरिट के हिसाब से, काम के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। सामंती व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया। किसान को भू दास्त और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अच्छा चलो ठीक है, हमने पिछले ही वर्कशीट में ये पढ़ा था ना कि सामंती और क्या काम करते थे। ठीक है, मतलब वो कर तो चुकाते थे, और क्या क्या काम करते थे, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए। ठीक है, तो हो सके तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं इनको, और थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा करने के लिए हमें एक लाइन और लिखनी होती है। मुझे लगा कि फिर आपको और ज़्यादा बड़ा लगेगा, तो इसलिए मैंने वो लाइन नहीं लिखी। तो आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन नेपोलियन में नए प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश करने के लिए निम्नलिखित सुधार किए, उसके बाद ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो इससे क्या होता है, हमारे आंसर्स की जो थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जब आप करोगे ना, तो आपको क्या करना है, जैसे 1804 की नागरिक संहिता, इसको अंडरलाइन कर देना है, ब्लू पेन से ही कर देना। फिर बराबरी को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, फिर संपत्ति के अधिकार को अंडरलाइन कर देना। सामंती व्यवस्था, जागीरदारी शुल्कों, और फिर उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, इनको, क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है, जब भी कोई टीचर जो होता है ना, कोई भी टीचर हो, वो भी पूरा का पूरा पढ़ना क्या होता है कि उसे भी ये लगता है कि अगर इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर आपने इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं अगर अंडरलाइन कर रखे हैं, तो उसको दिख जाएगा कि हाँ बच्चे ने जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो सारे लिखे हुए हैं, तो उसको पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका भी टाइम बचेगा और एक इफ़ेक्टिवनेस अपने आप क्रिएट होती है। ठीक है, थर्ड करेंगे, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जैसे हमारी संस्कृति है तो वो हमें किस तरीके से बांधती है। ठीक है,
यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानी, किस्सों, संगीतों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। भाषा, जीवन शैली, व्यवसाय आदि ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया हेडिंग डालेंगे। उसके बाद 1848 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लोगों ने जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो सकी। इसके बाद पर्शा ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, उसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली तथा 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्शा की जीत हुई। इस तरह से जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जनवरी 1871 में पर्शा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे और इनको याद करना आप ज़रूरी है। अगर अभी भी आप लोग याद नहीं करोगे तो देखो, रिवीजन कर रहे हो, इतने बड़े बड़े हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपका चैप्टर का जो रिवीजन हो रहा है, तो मैं तो हर बार यही कहूँगी कि जब जैसे क्वेश्चन करते हो साथ के साथ एनसीईआरटी भी पढ़ो। जितनी बार एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? इटली के एकीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया थी। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक योजना बनाई, लेकिन 1831 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गए थे। 1859 में पिडमॉन्ट ने काउंट कावोर की अगुवाई में फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की और ऑस्ट्रिया की सेना को हरा दिया। फिर 1860 में इटली की सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व करने वाली जुसेपी गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली और 2 सिसिली राज्य में प्रवेश कर लिया तथा उसने स्थानीय किसानों का समर्थन से स्पेनिश शासकों को हरा दिया और दक्षिण इटली और सिसिली राज्य को विक्टर एमानुएल द्वितीय को सौंप दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। एकीकरण में बाधाएं, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुदारवादी शासक। तो ये भी लास्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बाधाएं क्या हैं, तो आपको बाधाएं इस तरीके से पॉइंट में आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। आप चर्चा कीजिए। ब्रिटेन में राष्ट्रीय निर्माण जैसे क्या हो रहा था कि बाकी जगह पे एक तरह से क्रांति आ रही थी, ठीक है, उससे हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन में ये किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन राष्ट्र था नहीं। यहाँ भिन्न भिन्न जाति समूह के लोग अलग अलग द्वीप समूहों पर रहते थे। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली। फिर 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ और स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। इसके बाद आयरलैंड को 1801 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है 1688 की, यहाँ पे बात हो रही है 1801 की, तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया से जो है यूनाइटेड किंगडम बना, बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। इस प्रकार नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? मध्यम वर्ग का उदय, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाना, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, संस्कृति व भाषा की भूमिका और जन विद्रोह। ठीक है, क्या पूछा गया था कि ये कौन से ऐसे कारण थे जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद का उत्थान हो रहा था। ठीक है, पॉइंट्स में जब हम आंसर लिखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बट कई बार ऐसा होता है हमें पैराग्राफ में लिखना होता है, पॉइंट्स अगर नहीं बन पाते हैं तो। ठीक है, अब 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान, जन्म आधारित विशेषाधिकारों के समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था। तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। तर्कों सहित मतलब हमें वो चीज़ें बतानी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मुश्किल वाला दौर था। इस समय यूरोप की जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। अब जब जनसंख्या इस तरीके से बढ़ेगी तो डेफिनेटली बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ठीक है, औद्योगिक विकास के कारण छोटे उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बेचारे जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं तो छोटी दुकानों पे कम लोग जाते हैं, तो एक तरह से उनको अब छोटे उत्पादकों को इस तरीके से वहाँ पे भी औद्योगिक विकास हो रहा था, तो छोटों को वो बेरोजगार हो रहे थे। किसानों को सामंती शुल्कों का बोझ झेलना पड़ा। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य काफ़ी बढ़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए। यानी कि जो राष्ट्र है ना, उनको महिलाओं, जैसे भारत माता है, इस तरीके से उनको महिलाओं के तौर पर दिखाया जाने लगा। तो उदाहरण सहित आपको व्याख्या देनी है। रूपक का अर्थ है किसी विचार या भाव को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का रूप देकर इंगित करना। 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने चित्र मूर्ति बनाकर राष्ट्र को ऐसे प्रस्तुत किया जैसे वो कोई व्यक्ति हो। इन चित्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया था। नारी की यह छवि राष्ट्र छवि का रूपक बन गई। फ्रांस में इसे मरियाना तथा जर्मनी में इसे जर्मेनिया का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब है आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन। जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है वर्कशीट में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था क्विस्ट सीक्यू यूनेशन, राष्ट्र क्या है। इस संबंध में रेनिन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्रीय सम्मान भाषा, नस्ल, मार्ग तथा क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। अतीत में सम्मान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की सबसे ज़रूरी शर्त है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी को अधिकार है तो वह निवासी ही हैं। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो बच्चों, अर्नेस्ट कौन था? ठीक है, अर्नेस्ट के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिकाएं थी, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो देखो, यहाँ पर जब इन्होंने फ्रीडम दे दी है कि अपने शब्दों में, यहाँ पे आप अपने शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी तीनों क्वेश्चन है ना, उनको हमें जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो पैराग्राफ में दिया होता है आंसर वही लिखना होता है जब सोर्स बेस्ड, जो स्रोत बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जब वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आंसर्स देखेंगे। अर्नेस्ट एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। अर्नेस्ट ने के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अर्नेस्ट के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का उच्चतर बिंदु होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? राष्ट्र एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के जन समूह को कहते हैं। राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। राष्ट्र एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के जन समूह को कहते हैं जिसका निर्माण लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा से होता है। अच्छा बच्चों, देखो आप लोगों को एक तो मैं सैटरडे को शायद 8 बजे, थोड़ा टाइम वेरी कर सकता है, आपका लाइव क्विज़ लूँगी अनअकैडमी पे। सैटरडे को रहेगा लाइव क्विज़, तो आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे तो लाइव क्विज़ यानी कि क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, आप आंसर दे सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना आपको याद है। एक तो क्विज़ है, दूसरा जो अनअकैडमी की स्कॉलरशिप स्कीम है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जो अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जो होने वाला है 10 जनवरी को। ठीक है,
10 जनवरी को ये टेस्ट है। 6ठी से लेके 12वीं तक का कोई भी बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें एनसीईआरटी में से ही सिलेबस आने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो ज़रूर पेपर को दीजिए सीरियस होके, और अगर तैयारी नहीं करनी है, नहीं करते हो, नहीं पढ़ते हो, तो भी इसको ज़रूर दीजिए। कम से कम आपको पता तो लगेगा, है ना, आपकी तैयारी कितनी है। और अगर आप इसको जीत जाते हो तो आपको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये टेस्ट देना एकदम फ्री है। अब आपको करना क्या है इसको देने के लिए? पहली बात तो आपको, अगर आपके पास अनअकैडमी की ऐप नहीं है तो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जो भी क्लास है। अगर आप 6th में है, 7th में है, 8th में है, जिस भी क्लास में है, तो अभी फ़िलहाल हम 10th का कर रहे हैं, तो आप 10th क्लास में हैं। 10th क्लास को सेलेक्ट करके जो स्कॉलरशिप वाला एसेंड है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसमें आपको एनरोल कर देंगे। एनरोल करने के बाद आपको एक कोड डालना होगा और वो कोड होगा मेरे नाम का पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड अगर आप डालते हैं तो वो आपका फ्री रजिस्टर हो जाएगा। और 10 जनवरी तक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वैसे तो हम पढ़ ही रहे हैं इतने दिन से, और टेस्ट देकर देख लीजिएगा। ओके, टेस्ट देने से हमारा रिवीजन भी होता है। और ये देखो, हम इतना टाइम से पढ़ तो रहे ही हैं, 6 महीने हो गए हमें लगातार, हम वर्कशीट भी कर रहे हैं, वही चीज़ें दोबारा भी कर रहे हैं। तो कम से कम ये मत सोचिए कि आपने पढ़ा नहीं है, आप कम से कम लिख रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में होंगी। तो चेक करो कि कितना है, फ्री ही तो है, कुछ जा तो रहा नहीं है हमारा, है ना, कुछ पैसे हमारे लग नहीं रहे हैं। तो एक टेस्ट हमारा हो जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि भाई हाँ, अगर पेपर में ऐसा आते हैं क्वेश्चन तो हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आपके बच्चा। ठीक है, तो 10 जनवरी को है, टाइम भी है, आप आराम से थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो पेपर एनसीईआरटी में से तो वो कर सकते हो। एनसीईआरटी से ही आएगा पेपर आपका। ओके, 10 जनवरी को जो इसके एनरोलमेंट के लिए लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी क्लास वाले लिंक को क्लिक कर लेना और अपना उसको रजिस्टर एनरोल कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका इनके प्रोग्राम के बारे में। और लाइव क्विज़ का मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि मैम लाइव लेना है अनअकैडमी पे, तो सैटरडे को, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है तो सैटरडे को काफ़ी टाइम होगा, तो सैटरडे को देखते हैं हम क्विज़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को 500 लाइक्स तक ज़रूर, 1500 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।